शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे वीडियो शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है हिस्ट्री। आज इस वीडियो में चैप्टर 15 के मैं कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए प्रश्न में पहला, इसमें कहा जाता है पानीपत की प्रथम लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन करें। कि यहाँ पे हमारा देखा जाए पानीपत की 3 लड़ाई हुई है। पानीपत जो कि हमारे यहाँ पर देखा जाए हरियाणा में पड़ता है, और यहाँ देखा जाए हमारे यहाँ पर 3 प्रमुख लड़ाई लिखी है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई। और फिलहाल यहाँ बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में कि पानीपत की पहली लड़ाई क्या थी। तो पानीपत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के बीच में हुई आक्रमण जो था, ये हमारा कहलाता है पानीपत का लड़ाई। इब्राहिम के पास 1 लाख से भी ज़्यादा की फौज थी, उधर बाबर के पास मात्र जो है 12,000 की फौज और बड़ी संख्या में तोपें थी। तो यहाँ देखा जाए इब्राहिम लोदी उसके पास 1 लाख से भी ज़्यादा फौज, जबकि बाबर है, बाबर पास लगभग देखा जाए कहते हैं 12,000 के आसपास फौज थी। सिर्फ 12,000 के आसपास उसके पास सेना थी, लेकिन फिर भी इतनी कम सेना के बाद भी जीत किसकी हुई? बाबर की। वजह क्या थी? रण विद्या, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता और विशेषकर तोपों के नए और प्रभावशाली प्रयोग के कारण बाबर ने इब्राहिम लोदी के ऊपर निर्णयात्मक विजय प्राप्त करी। लोदी ने रणभूमि में ही प्राण त्याग दिया। पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का दखल हो गया और उससे भारत के मुगल राजवंश के प्रचारण शुरू हुआ। तो ये हमारा बनता है हमारे यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें कहते हैं किसकी जीत हुई? बाबर की हुई, और इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार हुई। क्योंकि यहाँ देखा जाए बाबर है, बाबर के पास का देखिए एक जो है कि 12,000 की सेना थी। एक सेना में देखा जाए नंबर ऑफ जो यहाँ पे सोल्जर देखा जाए वो कम था, लेकिन उसके पास रण विद्या और उसके पास देखा जाए बम थे जो सबसे पहले उसने शुरू किए थे अपने यहाँ पर भारत में। यहाँ पर बारूद की शक्ति थी उसके पास, बाबर के पास। तो जिस वजह से देखा जाए इतनी कम सेना होने के बाद भी जो है जीत हुई किसकी? बाबर की। इब्राहिम लोदी हार गया था इस युद्ध में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो में कहा जाता है यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई का संक्षिप्त वर्णन करें। कि अब बात आती है यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, द्वितीय लड़ाई के बारे में आती है। कि पानीपत की पहली लड़ाई तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसके बारे में? पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। दूसरी लड़ाई कब हुई? तो देखा जाए हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हेमचंद्र के पास मुगलों से 3 गुना ज़्यादा सेना थी, लेकिन युद्ध में हुई एक घटना की वजह से वो हार गया। यह घटना थी हेमचंद्र की आंख में एक तीर का लगना, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और उसकी सेना ने उसे मरा समझकर मैदान से भागना शुरू कर दिया और मुगल जीत गए। इस जीत के बाद मुगलों का दिल्ली पर कब्जा हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की और एक बार फिर से नींव पड़ गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली और आगरा अकबर के कब्जे में आ गए। इस लड़ाई के फलस्वरूप दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णायक सिद्ध हुआ और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली तख्त पर मुगलों का शासन बना रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा जाता है पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बताइए। क्योंकि यहाँ देखा जाए पानीपत की पहली लड़ाई और तीसरी लड़ाई ये सबसे ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। हमारी पानीपत की पहली लड़ाई और तीसरी लड़ाई है, और ख़ास तौर पर हमारी पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये ज़्यादा जरूरी यहाँ पर हमारे समझी जाती है। अब है क्या इसमें? पानीपत का तीसरा युद्ध जो देखा जाए हमारा 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों पक्षों के पास भारी सेना थी, हालांकि मराठों की गिनती थोड़ी कम थी। युद्ध के शुरू में मराठों का पलड़ा भारी था, लेकिन अंत में जीत अब्दाली की हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई को 18वीं सदी की सबसे खूनी लड़ाई मानी जाती है। इससे मराठा शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा और अंग्रेजों के लिए पूरे भारत पर राज करने का द्वार खुल गया। उधर भले ही अब्दाली युद्ध जीत गया था, लेकिन उसकी भी सैनिक शक्ति काफ़ी हद तक नष्ट हो गई थी और उसने दोबारा कभी दिल्ली पर हमला नहीं किया। तो ये था हमारे यहाँ पर पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में देखा जाए यहाँ पर जीत किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की हुई। और लेकिन इस युद्ध से अहमद शाह अब्दाली को भी जो देखा जाए बहुत नुकसान हुआ और उसने आगे जो है दोबारा कभी दिल्ली पर उसने हमला नहीं किया।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, और प्रश्न नंबर 4 में हमसे कहा जाता है 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आती है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। यहाँ पे प्लासी का युद्ध था क्या, तो बहुत ज़रूरी सवाल है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि यहाँ देखा जाए 1757 में जो देखा जाए जो प्लासी का युद्ध हुआ वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी इन दोनों बीच में हुआ। अब हुआ क्या इसमें, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसको अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। क्योंकि यहाँ जो देखा जाए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वो नहीं चाहता था कि कहते किलेबंदी हो, क्योंकि यहाँ अंग्रेज जो कर रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, वो अपने किले खड़े कर रहे थे, जिसका सिराजुद्दौला ने क्या करा, विरोध किया और कहा कि कहते किले वगैरह सब खत्म करो, और अंग्रेजों ने उनके जो है इस आदेश को ठुकरा दिया। इसके बाद एक और घटना घटित हुई, क्या, काली कोठरी, जिसे कहा जाता है ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है यहाँ पर एक तरीके से। तो काली कोठरी की दुर्घटना जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंधों को और कटु बना दिया। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें दम घुटने से कई अंग्रेजों की मौत हो गई। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। तो ये कुछ वजह थी, क्योंकि यहाँ देखा जाए कि शुरुआत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस अनुमति को जो है अपने फ़ायदे के लिए कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे क्या आता है सिराजुद्दौला नाराज़ हुआ और आगे दोनों में बनी नहीं, और दोनों में क्या हुआ फिर प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदानों में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई, परंतु मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। क्योंकि जो मीर जाफ़र था, ये मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों से जाके मिल गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इसे लालच दे दिया एक तरीके से कि तुम हमारा साथ दो और जो इस युद्ध के बाद में हम तुम्हें यहाँ का अपना एक तरह से नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र अंग्रेजों की बातों में आ गया और उसने क्या करा कि अपने ही जो मालिक थे, एक तरीके से जो मालिक थे सिराजुद्दौला को, उन्होंने एंड मौके पे धोखा दे दिया, जिस वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला इस प्लासी के युद्ध में हार गया और अंग्रेजों की जीत हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। कि यहाँ देखा जाए प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सिराजुद्दौला की जो प्लासी के युद्ध में क्या हुई, हार होने की वजह क्या थी, मीर जाफ़र का धोखा देना, विश्वास कर देना। वैसे देखा जाए कई सारी वजह थी, लेकिन उनमें से देखा जाए एक प्रमुख वजह थी, वो थी यहाँ पे हमारा मीर जाफ़र का धोखा दे जाना। अब यहाँ देखा जाए सिराजुद्दौला की तो हार हो गई। अब अंग्रेजों ने क्या करा, अपने फ़ायदे के लिए जो उनकी कठपुतली बनकर रहे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन अब यहाँ देखा जाए कि वो भी जो है अंग्रेजों को ज़्यादा खुश नहीं कर सका। मीर जाफ़र जो देखा जाए वो अंग्रेजों को ज़्यादा खुश नहीं कर सका, अंग्रेजों को जो ज़्यादा धन दौलत नहीं दे सका, और ऐसे में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को उसकी जगह नियुक्त कर दिया। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ जो मीर कासिम वो अंग्रेजों को करता था नापसंद, और दोनों बीच में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिससे कहा जाता है बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ 1764 में। लेकिन मीर कासिम ने भी क्या करा कि उसने अकेले ही जो है अंग्रेज से युद्ध ना करके उसने अपना जो देखा जाए कुछ और लोगों का भी सहयोग लिया। कैसे, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। तो देखा जाए इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन क्या हुआ, फिर भी कहते हैं कि जो है जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की। आगे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़े गए बक्सर के युद्ध में संयुक्त भारतीय सेना की पराजय हुई। क्योंकि ये क्या थे, संयुक्त रूप था, क्योंकि तीनों संयुक्त थे, जुड़े हुए थे, लेकिन ये तीनों मिलकर भी जो अंग्रेजों का जो मुकाबला नहीं कर सके। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में कंपनी गवर्नर क्लाइव के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। हारने के बाद इस संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान दिए गए, जिसने कंपनी को इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली के लिए अधिकृत कर दिया। इसी बीच मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो ये हमारा बनता है बक्सर का युद्ध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 आपसे कहा जाता है मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे।
तो देखा जाए पे हमारा सवाल सिंपल सा है, कहता है यहाँ पे मुगल साम्राज्य था, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन इतना बड़ा मजबूत साम्राज्य होने के बाद भी उसके क्या हुए, पतन हुए, पतन इसको नाश हो गया, उसका खात्मा हो गया। कारण क्या थे? तो सिंपल सा है कि अगर कोई भी साम्राज्य हो, चाहे गुप्त साम्राज्य हो, चाहे मुगल साम्राज्य हो, या कोई भी साम्राज्य हो, उन सभी साम्राज्यों के पतन होने के कारण क्या होते हैं, लगभग कॉमन होते हैं। क्या? पैसे की कमी, कमजोर सेना, दूरदर्शिता की कमी, अयोग्य उत्तराधिकारी, कई ऐसे ही कुछ कॉमन होते हैं, आपसी षड्यंत्र होते हैं, राजसी षड्यंत्र होते हैं, जिस वजह से गलती क्या होता है, चाहे कोई भी साम्राज्य हो उसका अंत हो ही जाता है। ये कुछ कॉमन है, तो जिन्हें आप लिख सकते हैं। अगर आपके सवाल में आए कोई भी साम्राज्य का नाम है कि साम्राज्य का पतन कैसे क्यों हुआ, तो आप ये कारण लिख सकते हैं कि अयोग्य उत्तराधिकारी, धन की कमी, कमजोर सेना, आपसी षड्यंत्र, और इसके अलावा देखा जाए अयोग्य उत्तराधिकारी। ये कुछ ऐसे के कारण होते हैं जो सबों में देखा जाए क्या कॉमन है। अब फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, मुगल साम्राज्य पतन के क्या कारण थे। तो देखा जाए मुगल साम्राज्य पतन के कारणों में दुर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी, मुगल शासक, विदेशी आक्रमण, राज दरबार में गुटबंदियाँ, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति का उदय, सेना की दुर्बलता, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यूरोपीय कंपनियों का आगमन आदि ये सभी कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन होने के। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात निर्बल होता चला गया। तो ये कुछ कारण थे, जो इनमें से ऐसे बहुत से कारण हैं जो किसी साम्राज्य के पतन होने के लिए कॉमन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी सात की। पश्चिमी सात में कहा जाता है कि मराठों के उदय के क्या कारण थे, कि ऐसे कौन कौन सी वजह थी, ऐसे क्या वजह थी जिस वजह से देखा जाए पे हमारा मराठों का उदय हुआ, मराठों का उत्थान हुआ। देखा जाए बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में रहने वाले और मराठी बोलने वाले भारतवासी मराठा कहलाते हैं। यह प्रदेश पहाड़ों, वनों और अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ होने के कारण बहुत ही दुर्गम है, जटिल है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने ही मराठा को वीर, परिश्रमी, सुदृढ़ और शक्तिशाली बना दिया। यहाँ ही की पथरीली, कम ऊर्जा भूमि और स्वास्थ्यप्रद जलवायु ने मराठों में अनेक चारित्रिक गुण उत्पन्न किए हैं, इसलिए उनका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्थान का कारण शिवाजी जैसे योग्य कूटनीतिक, कुशल सैनिक और महान नेता थे। तो यहाँ देखा जाए ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से देखा जाए मराठा का क्या हुआ, उदय हुआ, मराठा शक्तिशाली बने, मराठा जो एक एक शक्ति बन के उभरे, जिसके लिए यहाँ पे देखा जाए पे हमारा कहते हैं कि मेन हमारा माना जाता है पर किसको, किनको माना जाता है, शिवाजी को। तो देखा जाए पे हमारे यहाँ पर मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी जो माना जाता है शिवाजी को माना जाता है, कि मराठा साम्राज्य था उनका जो संस्थापक था, फाउंडर था, जो फाउंडर थे वो हमारे कौन थे, शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्नर के समीप में हुआ है। इसके अलावा देखा जाए पे शिवाजी के पिता का नाम जो देखा जाए शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम आठ में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य संघर्षों के कारण क्या थे, कि अंग्रेज थे, हैदर अली थे, दोनों के बीच में क्या होता था, संघर्ष होता था, दोनों बीच बनती नहीं थी। ऐसी क्या वजह थी? तो पहले चलिए यहाँ जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हैदर अली एक देशभक्त सुल्तान था और अंग्रेजों को देश से बाहर निकलना चाहता था। फलस्वरूप उनके अंग्रेज के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे और दोनों में संघर्ष हुआ। हैदर अली एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। जब उसने अनेक ऐसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो अंग्रेज को यह सहन नहीं हुआ। अपने साम्राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्र तक अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और इस कार्य में वह फ्रांसीसियों का सहयोग लेना चाहता था। अंग्रेज इस कार्य में बाधा डाल रहे थे। अंग्रेजों ने माही गंतूर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की इस विजय से हैदर अली का धैर्य समाप्त हो गया और वह युद्ध पर उतारू हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अवसर पर पुनः हैदर अली ने निजाम और मराठों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काकर अपने पक्ष में ले लिया। अंग्रेजों ने माही पर अधिकार कर हैदर अली के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की। तो ये ऐसे कई कारण थे जिस वजह से देखा जाए हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर मैं कि 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था और हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 की। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो टीपू सुल्तान है जो हैदर अली का पुत्र है, और ये भी जो देखा जाए अपने पिता हैदर अली के समान ही देखा जाए काफ़ी शक्तिशाली था और अंग्रेजों को नापसंद करता था। तो देखा जाए हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शेर का सुल्तान बना। वह अपने पिता के समान अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था। दोनों एक दूसरे के विस्तार पर रोक लगाना चाहते थे। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर को जारी रखा और यह युद्ध मंगलोर संधि के साथ समाप्त हुआ। लेकिन कॉर्नवालिस टीपू का दमन चाहता था और इसके लिए उसने बहाना ढूंढ लिया। दोनों के मध्य यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। सहायक संधि के कारण अंग्रेजों से टीपू का तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ देखा जाए एक सहायक संधि की शुरुआत करी थी वेलेस्ली ने, जिसको देखा जाए टीपू सुल्तान ने नहीं माना और टीपू ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप वेलेस्ली ने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी। श्री रंगपट्टम के घेरे में वीरतापूर्वक लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। उसके मृत्यु के साथ ही आंग्ल मैसूर का युद्ध समाप्त हुआ। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, टीपू सुल्तान को एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें कहा जाता है पर शेर ए मैसूर कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।